हेलो स्टूडेंट्स, सेल्स गुड्स एक्ट के इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो है काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशंस और वारंटी का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन और वारंटी का टचस्टोन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। ये भी हम कवर कर चुके हैं कि कंडीशन को अगर पूरा नहीं किया जाता, जो ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है उसमें हमारे राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में हमारे राइट्स बड़े लिमिटेड से होते हैं। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है उसका हेडिंग है काइंड्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। काइंड्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी को हम अगर डिस्कस करें तो इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक्सप्रेस कंडीशन एंड एक्सप्रेस वारंटी, और दूसरा होता है इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। अगर बायर के सामने हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय अपनी बात स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, समझा देते हैं, कन्वे कर देते हैं, जैसा हमने मोटरसाइकिल की एवरेज 70 ही होनी चाहिए उस केस में कहा तो वो हमारी एक्सप्रेस कंडीशन है। हमने कहा कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दिखाओ, एक अच्छी सी बाइक दिखाओ, तो वो हमारी एक्सप्रेस वारंटी है। ये चीज़ें वो हैं जो बता दी गई, कन्वे कर दी गई, समझा दी गई, उसको पार्टी को वहाँ तक पहुँचा दी गई, यानी कि कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में हमने कवर करना है, जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है, जो हमें शायद पता भी है लेकिन वास्तव में हमें वो अब तक पता भी नहीं होता है, वो है हमारी सेकंड कैटेगरी जो इसमें कहलाती है इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप एक बड़ी कॉमन सी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस है, तो कॉमन सेंस है, ये तो सबको पता है, ऐसा किसी को बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जैसे अगर हम बस में चढ़ेंगे तो हमें टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन में जाएंगे तो हमें टिकट लेना पड़ेगा, सामान खरीदेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें इम्प्लाइड हैं, ये चीज़ें तो हर किसी को माननी ही माननी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के इस पार्ट में जो हम एक और पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि वो सारी की सारी शर्तें जो सेलर को हर हाल में पूरी करनी ही करनी पड़ेंगी, चाहे बायर ने उन चीज़ों के बारे में एक भी शब्द ना बोला हो, तब भी वो शर्तें जो सेलर हर हाल में पूरी करने के लिए बाध्य है, मजबूर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसकी लीगल, हम कहें कि लीगल सेंस में उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इन शर्तों को हर हाल में पूरा करे। अगर वो पूरा नहीं करेगा तो ये माना जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है और बायर को वो सारे राइट्स मिल जाएंगे जो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में आमतौर पर बायर को मिलते हैं। तो वो इम्प्लाइड कंडीशन हैं कौन कौन सी, वो हम वन बाय वन टेकअप करेंगे। सबसे पहली जो इम्प्लाइड कंडीशन है सेक्शन 14 में इसे डिफाइन किया गया है, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल या इसे कंडीशन एज टू ऑनरशिप भी कहा जाता है। आप मार्केट से जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप कभी अगर सेलर से ये पूछें कि ये चीज़ें आपकी हैं, आप उनके मालिक हो, आप इन चीज़ों को खरीदने का अधिकार रखते हो, तो क्या ये सवाल आप पूछते हैं? नहीं, आप कभी भी नहीं पूछते। या क्या आप उससे कभी ये पूछते हैं कि सामान चोरी का तो नहीं है, उसने कहीं डकैती से तो नहीं किया, वो किसी का सामान उठा के तो नहीं लाया? आप ना तो ये पूछते हो, ना ही पूछने की हिम्मत करते, क्योंकि अगर आपने ऐसे सवाल मार्केट में पूछने शुरू कर दिए तो लोग आपको कुछ और ही समझना शुरू कर देंगे, वो आपको एक नॉर्मल पर्सन की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जिम्मेवारी है कि हमें पूछना चाहिए, हमें हर चीज़ पूछनी चाहिए। लेकिन कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब ये है कि हर एक सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उन चीज़ों को जिनको वो बेच रहा है वो उनका मालिक होना चाहिए, उसके पास उसके ऑनरशिप के कागजात होने चाहिए, ऑनरशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि वो उन चीज़ों का जेन्युइन ऑनर होना चाहिए, तभी वो उनको मार्केट में बेच रहा है। ऐसी बात मान करके चलने का अधिकार सभी पर्सन्स को है जो बायर होते हैं। हम एज ए बायर किसी भी दुकान पर जाते हैं तो हमें ये मान करके चलने का अधिकार है कि दुकानदार उन चीज़ों का मालिक है, तभी वो हमसे उन चीज़ों के पैसे ले रहा है, उसका ओनरशिप हमें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो कंडीशन एज टू टाइटल की शर्त सेलर अपने आप ही पूरी करेगा, हम उससे कुछ ना कहें तो भी। अगर वो सामान चोरी का निकल आता है, डकैती का निकल आता है, किसी और का निकल आता है, थर्ड पर्सन का निकल आता है, तो ऑफ कोर्स हम सेलर को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उसने कंडीशन एज टू टाइटल को पूरा नहीं किया है। तो कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि सेलर इस शर्त को अपने आप ही पूरा करेगा। वो
बात चाहे उससे कभी भी पूछी ना गई हो तो भी। इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब यही है कि ये चीज़ें उसे खुद पूरी करनी है, उसे खुद उसको फॉलो करना है, हमें ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर इसमें एक पॉइंट आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 में डिस्क्राइब किया गया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट हम और इकट्ठा ले लेते हैं, वो है सेल बाय सैंपल एज वेल एज सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 17 में से एक्सप्लेन किया गया है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल हम पहले लेते हैं। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सेलर के द्वारा जब बेचे जाते हैं तो उन्हें वो बायर को डिस्क्राइब करता है, बायर को बताता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है, आपको कोई सेलर बेचने आया, वो अपना आपके सामने डेमोस्ट्रेशन दे रहा है, लैपटॉप लेकर के आया, उसने हैवी मशीनरी बेचनी है, कोई डिज़ाइनर आइटम बेचनी है, कोई एंटीक पीस बेचना है, उसने लैपटॉप पर आपको डेमोस्ट्रेशन दे दिया, उसका पूरा पावर पॉइंट शो आपको दिखा दिया, उस प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ आपको डिस्क्राइब कर दी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड। उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया उस डिस्क्रिप्शन पर आपने यकीन किया और उसके हिसाब से आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो सेल कर रहा है डिस्क्रिप्शन के बेस पर। तो जो चीज़ वो आपको डिस्क्रिप्शन के आधार पर बेचता है, तो जब वो आपको डिलीवर की जाएगी, जब वो आपको दे दी जाएगी, तो वो बिल्कुल उसी तरह से ही होनी चाहिए जिस तरह से वो आपको वर्णित की गई थी, डिस्क्राइब की गई थी। वो उसके अलावा नहीं होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑर्डर किसके बेस पे दे रहे थे? डिस्क्रिप्शन के बेस पर डिफ़ाइन की गई बातों को आधार मान करके आपने ऑर्डर दिया था, तो वो चीज़ वही आनी चाहिए। क्योंकि लॉ में ये कहा गया कि आप अगर सब्जी का एग्जाम्पल लें कि एक चीज़ होती है मटर, जिसे आप पीस बोलते हैं, एक होती है फली जो बीन्स होती हैं। अगर आपको कोई मटर दिखा रहा है तो आपको मटर ही भेजेगा, मटर ही बेचेगा। ये नहीं कि उसके बदले में वो बीन्स आपको भेज दे, फली आपको भेज दे। ऐसा करने का अधिकार उसे नहीं होता है। फिर होता है कि कई बार आपको प्रोडक्ट का सैंपल भी दिखाया जाता है और उसको डिस्क्राइब भी किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब कि उसने आपको प्रोडक्ट का सैंपल भी दिखा दिया। कई हैवी मशीनरी के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसका सैंपल दिखाया जाता है और डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है। तो जहाँ प्रोडक्ट को सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के आधार पर बेचा जा रहा है, तो जब वो कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसका ऑर्डर दे दिया जाता है, तो कस्टमर जिसका ऑर्डर देगा वो प्रोडक्ट उसको उसी सैंपल और उसी डिस्क्रिप्शन के आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि उसने ऑर्डर ही इसी आधार पर दिया था कि उसे जो चीज़ मिलेगी वो सैंपल के आधार पर और डिस्क्राइब की गई जो उसकी अंदर फीचर्स हैं उनके आधार पर दी जाएगी। तो जो चीज़ें अब सेलर को क्या पूरी करनी पड़ेंगी? सामान की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसके फीचर्स, उसकी कंपोजिशन, उसकी मार्केटेबिलिटी, वो सारी की सारी सैंपल के हिसाब से होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। ब्रीच ऑफ कंडीशन कि उसने सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन वाली बातों को पूरा नहीं किया है। फिर इसमें एक आता पॉइंट कंडीशन से जुड़ा हुआ, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। हर एक प्रोडक्ट की एक खास बात होती है, हर एक प्रोडक्ट की एक फीचर होता है। मार्केटिंग में आप पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट को हम बंडल ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रीज़न होता है। पेन आप खरीद रहे हैं वो चलेगा, कॉपी आप खरीद रहे हैं उस पर आप लिखेंगे, मोबाइल आप ले रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकेंगे, फ़ोटो खींच सकेंगे, बुक है वो आप पढ़ने के लिए ले रहे हैं आप। ये चीज़ें जो खरीद रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो जो चीज़ें जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए बनाई गई हैं, वो उस काम के लिए फ़िट होनी चाहिए, वो उस काम की बेसिक क्वालिटी को पूरा करेंगी। ये चीज़ें अगर बायर नहीं भी कहता है तो उसकी क्वालिटी और फिटनेस की शर्त कौन पूरी करेगा? वो सेलर पूरी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रिज खरीदने गए, खरीद करके ले आए और आपने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन घर में आने के बाद फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमती है, तो उसका मतलब वो उस काम के लिए फ़िट ही नहीं है, उसकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है। एसी है आप लेकर के आए वो कूलिंग नहीं करता है, पंखा लेकर के आए वो घूमता नहीं है, पेन लेकर के आए वो चलता नहीं है, कॉपी है उसके पेज आपस में चिपके पड़े हैं, बुक है उसके आधे पेज मिस प्रिंट हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, वो उस काम के लिए फ़िट ही नहीं है। तो ये सारी बातें किसको पूरी करनी होती हैं? सेलर को बाय डिफ़ॉल्ट ही पूरी करनी होती हैं, चाहे हम उससे कुछ भी ना पूछें तो भी। और फर्दर अगर स्पेसिफिकली आप सेलर को ये बता देते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए उसके पास अगर गए हैं तो आपने उसका
उसका पर्पज़ उसे बता दिया, उसका रीज़न आपने उसे बता दिया, उसके बाद आपने उसे कहा कि मुझे इस पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट चाहिए कि मुझे एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए ताकि मैं उसमें पानी गर्म करके सिकाई कर सकूं, मुझे दूध चाहिए ताकि मैं चाय बना सकूं, मुझे सीमेंट चाहिए ताकि मैं कंस्ट्रक्शन कर सकूं, मुझे फ्रिज चाहिए ताकि मैं उसमें चीज़ें उसमें चीज़ों को यूज़ कर सकूं। लेकिन अगर उनमें से वो बेसिक बात ही उसमें पूरी नहीं हो रही है तो क्या होगा कि वो कंडीशन क्वालिटी एंड फिटनेस वाली पूरी नहीं हुई। बायर को ये मान करके चलने का अधिकार होगा और वो सेलर के अगेंस्ट केस फाइल करने का अधिकार रखेगा। फिर इसके बाद कंडीशन से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट जो और आता है वो है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी ऑफ गुड्स। मर्केंटेबिलिटी का मतलब कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी एक खास बात होती है, उसकी मर्केंटेबिलिटी होती है, वो क्यों मार्केट में बेची जा रही है। सीमेंट मार्केट में क्यों बेचा जाता है कि आप उसे कंस्ट्रक्शन कर सकें, फ्रिज होता है कि उसमें आप बर्फ़ जमा सकें, चीज़ों को संभाल करके रख सकें, फर्नीचर है आप उसे यूज़ कर सकें, पेन है आप उसे चला सकें, खाना है आप उसे खा सकें, दूध है आप उसे पी सकें। जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है वो उसके पर्पज़ को अपने आप ही पूरा करेगी। अगर चीज़ आपको बेची गई वो मर्केंटेबल ही नहीं है, दूध आप लेकर के आए उसमें मिलावट है, आप मिठाई लेकर के आए उसमें पत्थर निकल रहे हैं, खाना आपने मंगवाया उसमें कांच का टुकड़ा निकल आया, तो इसका मतलब क्या है, वो मर्केंटेबल है ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आप ना भी कहें तो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलर को हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी। फिर इसमें एक कंडीशन और होती है इम्प्लाइड में, वो है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड। अब यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, हर एक व्यवसाय के कुछ बेसिक रीति रिवाज होते हैं, उसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हर एक बिजनेसमैन वहाँ पर मानता है। जैसे एक ज्वेलर से अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको बताता है कि ये हॉलमार्क ज्वेलरी है, ये 18 कैरेट है, ये 12 कैरेट है, ये 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, इसका ये रेट है, ये मेकिंग चार्जेस हैं, ये रिटर्न पॉलिसी है, इस पर इतना GST लगेगा। ये सारी चीज़ें बताना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो नहीं बताता, जानबूझकर छुपा जाता है, गलत इंटेंशन से छुपा जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने कंडीशन एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड को वायलेट किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको उस पर केस फाइल करने का अधिकार होता है। इम्प्लाइड कंडीशन में नेक्स्ट जो आती है, जो लास्ट आती है, वो है कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है इन टोटलिटी, दोष रहित। आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने दाल मखनी का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको वही डिलीवर होगी, आपने पनीर का ऑर्डर किया वही आपको डिलीवर होगा। लेकिन अब उसमें अगर पत्थर निकल रहे हैं, उसमें कंकड़ निकल रहे हैं, उसमें कॉकरोच निकल रहा है, उसमें छिपकली निकल रही है, तो वो क्या है, इसका मतलब वो होलसमनेस नहीं है, वो दोष रहित नहीं है। सेलर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सेलर ने फिर भी गलती कर दी, तो ये क्या माना जाएगा कि उसने होलसमनेस की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। तो ये सारी बातें जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ये क्या हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस हैं, और ये सारी की सारी इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। यानी कि अगर हम कुछ ना भी कहें एक बायर होने के नाते और हम सामान खरीद करके ले आएँ, तो ये सारी शर्तें सेलर को हर हाल में माननी पड़ती हैं। ये सेलर पर लॉ के द्वारा बांधे गए स्टिपुलेशन हैं, बंधन हैं। अगर सेलर उनको पूरा नहीं करता है तो सेलर को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। यानी कि बायर ये मान सकता है कि सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। बायर को वो सारे राइट मिल जाएंगे जो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में मिलते हैं, जैसे कि वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है, रिप्लेस करवा सकता है, उससे पैसे वापस ले सकता है, उसका नुकसान हुआ है तो वो अपने नुकसान को सेलर से कंपनसेट करवा सकता है। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, इम्प्लाइड कंडीशन। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।